व्हाट इज द क्रांति, रेवोल्यूशन होता क्या है। अगर रेवोल्यूशन के फीचर आपको पता है तो ये जो कुछ भी हो रहा अगर उस फीचर पर फिट है तो क्रांति है, फिट नहीं है तो क्रांति नहीं है। सीधा सा आंसर है। उस फीचर पर फिट है तो क्रांति है, अगर उस फीचर पर फिट नहीं है तो क्रांति नहीं है। तेरा क्रांति है, समझाओ। तो वो पहले मान रहा है, आपको केवल समझाना है क्रांति है या नहीं, आप बताओ, मतलब डिस्कस। तो अगर डिस्कस के रूप में आए तो फिर आपका दोनों चलना चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव बताना है। तो क्वेश्चन को देख करके फिलहाल हम बताएं जो चीज है कि आप इसके जस्ट पहले आप जाओगे मध्य पाषाण काल में, और मध्य पाषाण काल में जो भी परिवर्तन हुए हैं, ठीक है, स्टेबिलिटी की ओर उठाए गए एक कदम के रूप में देखा तो जा सकता है, लेकिन अभी भी लाइफ उनकी नोमैडिक ही थी। वो गैदरर्स ही थे, गैदरर्स फॉर्मेट में ही थे, ठीक है। वो फूड कलेक्टर ही थे, वो अभी प्रोड्यूसर नहीं बने थे। उन्हें अभी भी अग्नि की जानकारी थी, बट प्रयोग करना वो अभी भी नहीं जानते थे, ठीक है। कहीं ना कहीं से हंटिंग पर, कंदमूल फल और जंगलों पर या जंगली जीवन व्यतीत करने के लिए अभी भी। अचानक अगले स्टेप पर हम देखते हैं कि एकदम से गांव बस गए, बस्तियां बस गई, इकोनॉमिक लेन देन होने लगी। ये बार्टर सिस्टम है, इकोनॉमिक लेन देन होने लगी। कार्ड्स वगैरह का जो ट्रांसपोर्टेशन में यूज है इसीलिए तो है, और किस लिए है? अगर तांबे की खोज हो रही है, पहिए का आविष्कार हो, तो कहीं ना कहीं से टेक्नोलॉजी फील्ड में, इंडस्ट्री फील्ड में भी इन्होंने अपने कदम रख दिए। ये अगले स्टेप में नहीं पहुंचे, ये परिवर्तन, ये अनबिलीवेबल परिवर्तन है। इसके पहले नहीं, मध्य पाषाण काल में जो कुछ भी चल रहा था उसकी तुलना में देखें, उसके कंपैरिजन में देखें तो नव पाषाण कालीन जो चेंज था वो अनबिलीवेबल था, अविश्वसनीय। और क्रांति होती ही यही है। क्रांति क्या होती है? क्रांति होती है एब्सोल्यूट चेंज। आपको सुनने को मिलेगा इस फील्ड में तीन शब्द, एक तो विद्रोह, एक तो आंदोलन, एक क्रांति। और ध्यान रहे किसी एक चीज के लिए तीनों कॉमनली यूज नहीं किया जाना चाहिए, तीनों के अलग अलग नेचर है। विद्रोह तो वो होते हैं जो सीधे सीधे अपोज कर दिया जाए, या आपने ये कहा मैं इसको नहीं मानता हूं, आप इसको बंद करोगे, उसको रोकने के लिए इसको बंद करो, वो एक आप ये सशस्त्र विद्रोह, विद्रोह सशस्त्र होते हैं। इसमें सीधे फिजिकल रेलिवेंट होता है, मारपीट पे लोग उतर आते हैं। इसमें जो जीतता है फिर उसी वाली चलती है, जो जीत गया वही वाला होगा, जो हार गया वो खत्म, उसका कॉन्सेप्ट। तो विद्रोह तो सीधे सशस्त्र होता है, लड़ाई हो जाती है, इसमें हार जीत एक युद्ध का या सीधे फिजिकल अपोज का ये नाम है विद्रोह। एक्चुअली मूवमेंट या आंदोलन क्या होता है? मूवमेंट आंदोलन होता है कि पूरे सिस्टम को जो हैंडल कर रहा है, एक होता है पूरे सिस्टम को चलाने वाला। तो उसमें पब्लिक का एक वर्ग होता है या लोगों का एक समूह होता है जो पूरे सिस्टम से उसकी नाराजगी नहीं होती, उस पूरे सिस्टम में किसी एक पॉइंट या किसी एक सिस्टम से कहता उसको अच्छा नहीं लगता। जैसे कोई कानून पास कर दिया, सरकार आई, सब प्रॉपर चली, सारे लोग सपोर्ट कर, अचानक सरकार ने कोई कानून पास कर दिया, जैसे किसान बिल बना हुआ था अभी आज के 2-4 साल 5 साल पहले, जिसमें टिकैत साहब विरोध कर रहे थे दिल्ली में बैठ करके, सारे लोगों को पता होगा ये चीज, है ना। तो उनको मोदी से प्रॉब्लम था या था, वो तो बाद, वो तो प्रेरित अलग था, हम वहां पर डिस्कस नहीं करने जाएंगे। यहां पर इस नेचर में आए तो उनका मतलब था कि ठीक है, इस सरकार का कोई विरोध नहीं है, मोदी का कोई विरोध नहीं है, इस पूरे सिस्टम में जिस प्रकार से चलाया जा रहा उसका कोई विरोध नहीं, इस पूरे सिस्टम में इस कानून या इस सिस्टम से उनको प्रॉब्लम है, ये कानून हटाओ। कहने का मतलब जो सिस्टम एक चल रहा है, सिस्टम का जो होल्डर है या सिस्टम के विरुद्ध, पूरे सिस्टम के विरुद्ध नहीं होना है, उस सिस्टम में किसी एक बिंदु के विरुद्ध वहां की पब्लिक या वहां के लोग सेटिस्फाई नहीं रहते। उनका मतलब है कि ये सिस्टम हटाओ, अगर हटाओ तो उनका ये मतलब है सरकार बनी रही। तो आंदोलन इसको कहते हैं। फिर वो पर्टिकुलर उस सिस्टम के विरुद्ध जब लोगों का गुस्सा सामने आता है, जो हिंसात्मक नहीं होता, वो हिंसात्मक नहीं होता, ये अवॉइडनेस, एक अवॉइडनेस होता है इसमें, एक जो नॉन कोऑपरेशन होता है इसमें, असहयोग होता है। भाई हम ड्यूटी नहीं करेंगे, आज हम धरना दे रहे हैं, गाड़ियां नहीं चलने देंगे, ऐसा होता ना,
स्ट्राइक्स वगैरह इसमें आते हैं, है ना। या इसमें मारना पीटना या किसी को मतलब नुकसान करना या हिंसा करना, ये चीज आंदोलन में नहीं होता है। आंदोलन में होता है नॉन कोऑपरेशन, कि भाई हम सरकार के कारोबारी हैं, इस सिस्टम में सरकार को बताना चाहते कि ये चीज हटा ले या इसमें इंप्रूव करे। सरकार को बताने के लिए कि हम कितने इंटेंसिव हैं कि आपको इसके हटाना ही पड़ेगा, और कितने इंटेंसिटी में कितने लोग शामिल हैं, उसमें फोर्स कितना है, इसके लिए वो प्रदर्शन करते हैं, परफॉर्मेंस करते हैं। प्रदर्शन, परफॉर्मेंस तो पॉजिटिव वर्ड है वो हाँ ठीक है। तो प्रदर्शन जब करना शुरू करते हैं वो, तो ऐसे ही करते, वो मार पीट के नहीं करते, उसमें तलवार लेके मारते नहीं किसी को, उसमें बस सरकारी कामकाज में बाधा डालते हैं, देश के कामकाज में बाधा डालते हैं। इससे सरकार को इन्फॉर्मेशन जाती है भाई इस चीज से, तो सरकार को लगता है कि भाई चलो इंप्रूव कर देते तो कर देते हैं। अगर उसको लगता नहीं इस मामले में इनको समझदार इतने नहीं, इनको जानकारी नहीं इसलिए विरोध करते, उनको सही जानकारी देते, उनको लग भी जाता है यार हम ही लोग गलत थे, तो वो मतलब अपना तो आंदोलन खत्म हो जाता है। ठीक है, तो आंदोलन का मामला किसी एक मुद्दे से नाराजगी से है लोगों को। जैसे अंग्रेजों का शासन है तो अंग्रेज भगाओ वाला मामला आंदोलन में नहीं चलता है। अंग्रेजों के पूरे सिस्टम में किसी एक सिस्टम को हटाओ वाला मामला, कोई अंग्रेज ये मामला सब ठीक है, ये वाला हटा लो आप, बाकी आप रहो। आंदोलन क्रांति जब आती है तो ये अमूल चूल परिवर्तन के लिए आती है। वो किसी एक मामले या विद्रोह वगैरह, वो सीधे कहती है भैया क्विट इंडिया। मैंने तो उदाहरण दिया हूं, वो यहां पर लागू नहीं करना है, एग्जाम्पल है। क्रांति कहती है कि भाई तुम हटो, तुम अच्छे हो बुरे हो जो भी हो, तुमको मैं पसंद ही नहीं करता, तुम जाओ, हम अपना देख लेंगे। अमूल चूल परिवर्तन, कंप्लीट चेंज, पूरा सिस्टम ही के विरुद्ध जब होता है तो उसको कहते हैं क्रांति। तो यहां पर आप जो देख रहे हैं कि कैसे भटकाऊ जीवन, जो नोमैडिक लाइफ है, एकदम से लग रहा है कि इनमें बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा, तो ज्यादा से ज्यादा अभी परिवार है तो थोड़ा परिवार बड़ा हो सकता है, थोड़ा सा नोमैडिक लाइफ में हल्का फुल्का सुधार हो सकता है। बहुत करके एकदम जो मांसाहारी हैं, मतलब एकदम से जो शिकार पर डिपेंड कर, थोड़ा सा फल फूड पर डिपेंड करेंगे, है ना, थोड़ा सा कन्वर्ट करेंगे। लेकिन एकदम से देख रहे हैं तो यार कल्चर्ड हो गए। नियोलिथिक में देख रहे भाई ये क्या हो गया, बोले ये तो कल्चर्ड हो गया, बोले ये तो फिर गजब, मतलब अनबिलीवेबल। जब ऐसी बात आती है दिस इज क्रांति हो गई। क्या है ये क्रांति है। तो एक ये हो गया आपका कृषि का, हो गया कृषि का विस्तार कैसे हुआ, बस्तियों को बसाव हो गया, क्रांति ये हो गया ना। एनी डाउट टू एनीवन, किसी को कोई डाउट कुछ पूछना है। और ढाई सबसे ज्यादा 200 250 300 शब्द के अंदर ही रहे। इसके बाद विज्ञान और तकनीक की स्थिति अथवा औजारों के निर्माण की तकनीक एवं उसकी प्रगति। कोई नहीं, ये भी चीजें आपके साथ हैं, विज्ञान और तकनीक में आप आओगे तो कुछ नहीं। सबसे पहले विज्ञान और तकनीक में पूरा पाषाण काल में आपने देखा, पूरा पाषाण काल को तकनीक के ही दृष्टिकोण से 3 भागों में विभाजित किया गया है। पूरा पाषाण काल को तकनीक के ही दृष्टिकोण से 3 भागों में डिवाइड किया गया है। जिसमें पहले वाले में क्या था, पहले वालों में जब हैंड एक्स और पेबल इंस्ट्रूमेंट्स हम लोगों ने पढ़ा तो उसमें बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग यानी यूटिलाइज नहीं किया गया था। उसमें मोटे भद्दे बेड यानी रफ इंस्ट्रूमेंट्स बनाए गए थे, क्वार्टजाइट पत्थर यूज किया गया था, ठीक है, जिससे कई प्रकार की समस्याओं का यानी कि चैलेंजेस का उनको सामना करना पड़ा। कुछ चैलेंजेस के एग्जांपल्स दे दीजिएगा, ज्यादा नहीं बस इक्का दोगे, यानी उसी से वर्ड भर दो, कॉपी भरना नहीं है, क्योंकि फिर उससे चैलेंजेस लिखोगे तो बहुत सारे निकल के आएंगे, वो मैटर नहीं है। मैटर यहाँ पर केवल जो हाईलाइटेड मैटर है, हाईलाइट करने लायक है, वो यही टेक्नोलॉजी में क्या चेंजेस आए या क्या थी। इससे बहुत सारी समस्याएं, तो समस्याएं इसलिए थोड़ा सा लिखेंगे क्योंकि उससे विज्ञान तो समस्या से ही आती है। पहले प्रॉब्लम आया, फिर उस पर ऑब्जर्वेशन होगा, फिर प्रैक्टिकल होगा, फिर जाके के निष्कर्ष निकलेगा यानी कंक्लूजन आएगा। जो कंक्लूजन है वही साइंस है, ठीक है। तो इससे कई प्रकार की समस्याएं, इसलिए इन समस्याओं के समाधान के लिए अगले स्टेप पर यानी मध्यपुरा पाषाण काल किया कि इन लोगों ने जो सबसे बड़ी समस्या है उसके भार के लिए आई, वजन को लेकर के आई और उसमें शार्पनेस को लेकर के आई। तो कभी कभी इस पर उल्टा चोट हुआ, इसका उल्टा प्रहार हुआ, कभी कभी ये शिकार
प्रॉपर नहीं मिला या कर नहीं पाए इसके कारण, क्योंकि उतनी स्पीड नहीं आ पाती थी, उतनी तेजी नहीं होती थी, पकड़ से बाहर हो जाते, कभी कभी जानवर का खुद शिकार कर लेते थे, प्रोटेक्ट करने में ज्यादातर चला जाता था। ठीक है, तो ये सारी चीजें लिख करके, इसलिए उसमें जो सबसे बड़ी समस्या थी उसका वेट था, और दूसरी समस्या थी उसका क्या कहते हैं, शार्पनेस था, तेजनेस, ताकि शिकार हो जाए। ठीक है, तो इसके इम्प्रूवमेंट के लिए जो टेक्नोलॉजिकल चेंज हुआ है वो ये हुआ है, जो नई तकनीक आई है, जो मध्यपुरा पाषाण काल में आई, वो फ्लक संस्कृति जिसको कहा जाता है, फ्लेक टेक्नोलॉजी का यूज किया गया, फ्लेक कल्चर आया, जिसमें पत्थर के एक भाग को तोड़ करके कई फ्लेक्स में बांट लिया गया, ये कई फ्लेक्स में उसको तोड़ लिया गया। फिर फ्लेक्स में किनारे किनारे जो किनारे से चिपटियां नहीं फ्लेक्स निकलते थे, उनमें तो धार होती थी, शार्पनेस होती थी किनारे किनारे, तो वहां से औजार बनाए जाते थे। ठीक है, फिर बीच में फ्लेक्स, तो कुल मिला के औजार यहाँ पर फ्लेक्स पर बनाए जाने लगे। इससे क्या हुआ, इससे औजारों के वजन में काफी कम आया, उसके वेट में काफी कमी हुई, तो उठाने में ठीक रहा, और उसके फ्लेक्स में जो धार यानी उसमें जो शार्पनेस है वो बढ़ी है, तो वेट कम हुआ, शार्पनेस बढ़ी है, तो इससे जो है एक्चुअली थोड़ा सा स्पीड बढ़ी है इनके शिकार करने की, इनके काम करने की, और प्रोडक्टिविटी बढ़ी, मतलब शिकार ज्यादा होने लगे कम समय, इन्वेस्टमेंट यानी चाहे एनर्जी का इन्वेस्टमेंट हो चाहे टाइम का इन्वेस्टमेंट हो, कम हुआ है और आउटपुट ज्यादा मिला है। और यही है ना मैकेनिक्स है, तो इसका यूटिलाइजेशन इस फॉर्मेट में, यही विज्ञान है। क्लियर, तो इस तरीके से जो है यहाँ पर फलक संस्कृति, लेकिन ये अभी भी वो संतुष्टि या सेटिस्फैक्शन नहीं दे पाई जिसके तलाश में वो लोग थे, इसलिए तलाश इज गोइंग ऑन। ठीक है, वो कंटिन्यू चली रही थी, तो तलाश चल रही थी, अभी भी उस सेटिस्फैक्शन, उस संतुष्टि पर लोग नहीं पहुंच पाए थे जो उसके। ठीक है, इन औजारों में जो जनरली उन्होंने प्रयोग किया था वो बेदनी, छेदनी, खुरचनी, स्क्रैपर और वो था जो आपने लिखा हुआ है पॉइंट्स, है ना। और इसलिए अगले स्टेप पर जो अपर पैलियोलिथिक एज था, उस एज में प्रागैतिहासिक मानवों ने क्या किया, एक नई उसी टेक्नोलॉजी में कुछ डेवलप किया, टेक्नोलॉजी में कुछ इवोल्यूशन किया, और एक नई टेक्नोलॉजी उन्होंने लॉन्च करी, ईजाद करी, उसका नाम था ब्लेड टेक्नोलॉजी। ये कुछ अलग से लाई गई टेक्नोलॉजी नहीं थी, ये पहले से चल रही फलक संस्कृति यानी फ्लैग टेक्नोलॉजी का एक इंप्रूवमेंटल यानी कि सुधारात्मक स्वरूप था। ठीक है, इसमें अब औजार केवल उन टुकड़ों से बनाए जाते जो फ्लेक्स पर किनारे किनारे धार होते थे, यानी ब्लेड। तो औजार अब ब्लेड्स वाले फ्लेक्स पर बनाए जाने लगे, और जो प्रॉपर वैसे फ्लेक्स निकल जाते थे जिस पर धारे उतना नहीं होती थी, बीच की चीज पार्ट हो, उस पर औजार नहीं बनाए जाते। तो औजार यहाँ पर चूंकि अब केवल ब्लेड वाले पार्ट पर बनाए जाते थे। और दूसरी जो इन्होंने सबसे बड़ा चेंज किया अपनी टेक्नोलॉजी और विज्ञान के लिए जो जाना जाता है, क्योंकि ज्ञान के कारण ही ये चेंज करेंगे, पत्थर के प्रयोग में भी परिवर्तन किया। मध्य पाषाण काल में ये प्रयोग करना उन्होंने शुरू किया कि पत्थर बदला जाए, जो क्वार्टजाइट पत्थर, जो बलुआ पत्थर होते थे, थोड़ा सा एक्चुअली इलास्टिक कम होते थे, वो इलास्टिक हाँ बहुत कम होते थे, उतना मजबूत नहीं होते थे, और बहुत सूटेबल नहीं थे, उसमें धार उतनी अच्छी नहीं बन पाती, बार बार वो टूट जाते थे, है ना। तो बहुत अच्छे पत्थर क्वार्टजाइट या बलुआ पत्थर नहीं माने जाते थे, इसके लिए वो तलाश करते रहे कि कोई नया पत्थर नया, और फिर उनको ये ऑप्शन मिल गया उसके स्थान पर। दे फाउंड द न्यू ऑप्शंस एट द प्लेस ऑफ क्वार्टजाइट, और वो पत्थर जो उन्होंने पाया वो चैट और जैस्पर जैसे पत्थरों को उन्होंने प्राप्त किया, पाया। चैट एंड जैस्पर जो एक प्रकार के चमकीले और अच्छे पत्थर होते थे क्वालिटी में। ठीक है, चमकीले कहने का मतलब यह है कि थोड़ा सा और कठोर, हार्ड, है ना, जिसमें धार और अच्छी से बन सके। तो डेंसिटी ज्यादा होती थी उसकी, डेंसिटी ज्यादा, क्षेत्रफल कम होता था। तो कम क्षेत्रफल हो और डेंसिटी ज्यादा हो तो मजबूती भी होती है, इससे उसमें पकड़ने उकड़ने के लिए कम सामान में ज्यादा काम हो जाता था। ठीक है, तो चैट और जैसे पत्थरों का उन्होंने शुरुआत करी थी, हालांकि वो वहां पर स्टार्टिंग ही थी, उसका आउटपुट मिला बट उतना आउटपुट नहीं मिला। लेकिन अपर पैलियोलिथिक एज में आकर के चैट और जैस्पर जैसे पत्थरों का प्रयोग आशातीत रूप से नहीं, अनएक्सपेक्टेबली बढ़ गया। ठीक है, इस प्रकार बढ़ गया कि इस काल में लोगों ने चर्ट इंडस्ट्री की कल्पना कर ली। दे इमेजिन्ड एज द चर्ट, इट वाज एस्टैब्लिश्ड द चर्ट इंडस्ट्री।
चकमक उद्योग की स्थापना की कल्पना लोगों ने करी। ठीक है, तो ब्लेड पर औजार बनाए जाने लगे। चट और जैस्पर जैसे पत्थरों का प्रयोग आशातीत रूप से अनएक्सपेक्टेबली बढ़ गया। ठीक है, तो ये एक औजारों के निर्माण में प्राग इतिहास में एक बड़ा परिवर्तन देखा गया। और इसी परिवर्तन के क्रम में जब मध्यपाषाण काल में पहुंचते हैं तो वो भी एक अनएक्सपेक्टेड चेंज था, जब माइक्रोलिथिक प्रयोग हुआ। सबसे पहले माइक्रोलिथिक के बारे में जानकारी सीएल कार्लाइल ने 1867 में दिया, और दे फाउंड द सच माइक्रोलिथिक फ्रॉम द विंध्य रीजन फ्रॉम मिडिल इंडिया। मध्य भारत के विंध्य रीजन से उन्होंने कुछ माइक्रोलिथिक प्राप्त किए, जो किस फॉर्म में थे, वेयर इन फॉर्म ऑफ एरोहेड्स, डिफरेंट टाइप एरोहेड्स, जो विभिन्न प्रकार के बाणाग्र के रूप में थे, जो तिकोने बाणाग्र के रूप में थे, नौचंद्राकार बाणाग्र के रूप में थे, और बेलनाकार बाणाग्र के रूप में थे। बाणाग्र मतलब एरो, तीर का अगला हिस्सा, पीछे डंडी वाली टूट गई थी, वो थी नहीं। ये एक प्रकार के प्रक्षेपास्त्र के रूप में भी यूज करें तो काफी डेवलप है ना। और इसी काल में टेक्नोलॉजिकल चेंज की बात करें इंस्ट्रूमेंट्स में, तो बोन्स के इंस्ट्रूमेंट्स भी यूज किए जाने लगे, जो एक्चुअली बहुत शिकार करने में तो प्रयुक्त नहीं होते, लेकिन कुछ घरेलू काम के लिए, जो छोटे मोटे काम के लिए उनका औजार बना लेते थे। मजबूत वो भी बहुत होते थे और हल्के होते थे, तो भार कम होता था और काम उससे भी ठीक ठाक हो जाता था। अब चूंकि घरेलू काम में कोई बहुत ज्यादा काम तो शिकार के लिए ही होता था, लेकिन अब वो शिकार करने के लिए नहीं होता कि जाके जानवर मारे। जानवर मार के लाने के बाद कुछ करने के लिए, जैसे है ना, स्किन्स को अलग करने के लिए, या मांस को काटने के लिए, या हड्डियों को अलग करने, जो भी करते हो, हड्डियों का औजार होता था। ज्यादातर ये हैंडल्स के रूप में इसको यूज किया जाता था, हड्डियों को। लेकिन हैंडल्स के रूप में भी उस समय यूज नहीं, क्योंकि हड्डियों का यूज हैंडल्स के रूप में तो हो सकता है, लेकिन बहुत बाद में जब अग्नि की जानकारी हो गई तब। हाँ, क्योंकि ये वो हैंडल से है ना, जिस पर होता ना उष्मा। हाँ हाँ हाँ, वो सेपरेट हैंडल्स नहीं, हाँ वो धातु पर चढ़ाने के लिए नहीं, सेपरेट ही होते थे। हाँ, और ज्यादातर डिकोरम्स के लिए, क्योंकि डिकोरम्स तो आज भी हो जाता है हिरण सिंह के छल्लों वगैरह का, तो उस समय भी डिकोरम्स के लिए, तो उस समय कौन सा बड़े बिल्डिंग्स होते थे, हाँ गुफा वगैरह में रहना है तो लगा देते रहे होंगे, ऐसा नुकीले नुकीले होते थे, उससे सुरक्षा भी होती थी और डिकोरम्स के भी मेंशन होता था। ठीक है, तो एक टेक्नोलॉजी हो गई। तो मध्य पाषाण काल में जो टेक्नोलॉजी, वो माइक्रोलिथिक वाली टेक्नोलॉजी है। ठीक है, बनाए गए पत्थर के औजारों से ही, हालांकि बोन्स एक नई चीज ऐड करी पत्थर में। अब ये सारे पत्थरों का ही प्रयोग, चट जैस्पर जैसे अच्छे पत्थरों का, हार्ड पत्थरों का प्रयोग किया जाने लगा है। ठीक है, और बाणाग्र, प्रक्षेपात जैसी चीजों को तैयार किया गया प्रक्षेपास्त्र जैसी चीजों। इसी क्रम में आगे जाएंगे नव पाषाण काल में, तो उसमें क्रांतिकारी परिवर्तनों का धातु का प्रयोग होगा। धातु के भी औजारों में धातु यानी मेटल्स का, अब मेटल्स आने के बाद तो हम इसको क्रांति ही कह सकते हैं, क्योंकि तमाम सारे औजार जो मेटल्स के ही होने चाहिए थे, उपलब्धता ना होने के कारण, ड्यू टू नॉट अवेलेबिलिटी, उपलब्धता ना होने के कारण पत्थर से, फिर बोन से काम चलाया जा रहा था। अब उन्होंने कॉपर की जब खोज कर ली, तो एक प्रकार का क्रांतिकारी टेक्नोलॉजिकल परिवर्तन ही हुआ। और फिर इसका रिजल्ट आप देखने को पाते हैं किस रूप में, एग्रीकल्चर का किस प्रकार से इंप्रूवमेंट, सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर। फिर रेजिडेंशियल फील्ड में गर्तावासों के लिए तमाम लकड़ी और छप्पर पर बनाने का, हालांकि इंडिपेंडेंट वाल तो भी नहीं बनाई गई, बट ठीक है, स्तंभ गर्तों को कन्वर्ट कर लिया गया। तो ये सब टेक्नोलॉजिकल चेंज थे। ठीक है, तो शब्द ज्यादा हो जाएंगे, वैसे भी मैंने ज्यादा, तो इस तरह क्रम से आप टेक्नोलॉजी पर लिखोगे तो विज्ञान और टेक्नोलॉजी चीजें हैं आपके पास, आप सिस्टमेटिक लिख सकते हो। तो प्रागैतिहास काल का, क्योंकि प्रागैतिहास का साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इसलिए केवल आपको पैलियोलिथिक पर ही नहीं रुकना है, आगे बढ़ते रहना है मेजोलिथिक। और तो ये नहीं कि बस केवल ब्लेड कल्चर, फ्लेक कल्चर, क्योंकि अब इसी पे लिखेंगे तो वर्ड तो यहीं पर कंप्लीट हो जा रहे हैं, तो फिर बहुत ज्यादा शब्द हो जाएगा, कम करना है। इसलिए उसी फॉर्मेट में लिखिए ताकि मेजोलिथिक भी आ जाए और न्यूलिथिक भी आ जाए। टेक्नोलॉजी पर ही आप फोकस्ड रहिए, इधर उधर ज्यादा नहीं। ठीक है, इसके बाद प्रागैतिहास भारत में भौगोलिक विस्तार और चित्रकला, दो चीजें हैं। देखो, चित्रकला का जो मैटर है, लिखना है, मैं बता दूं, लिख तो भी लेना है। चित्रकला
के बारे में जो जानकारी है कि लिखा दें आपको, जान रहा है थोड़ा सा। पाषाण कालीन चित्रकला लिख लीजिए, लिखा ही देते हैं थोड़ा ठीक ठाक सिस्टम में, समय लिख लीजिए। पाषाण कालीन चित्रकला को लिखना है तो ऑनलाइन जो लोग जुड़े हैं वो भी चाहें तो लिखना, लिख लें या समझ लें, अपने हिसाब से कोडिंग कर लें, क्योंकि चीजें तो पढ़ाई गई हैं, चीजें वही हैं, कंटेंट वही है, फैक्ट वही है। हमको केवल यहाँ पर सिस्टम देना है, वो सीक्वेंस देना है, क्रोनोलॉजी देनी है, ठीक है, ये सारी चीजें करनी है। अब जैसे हम बोल रहे हैं कि प्रागैतिहासिक चित्रकला के बारे में जानकारी हमको कहाँ से मिलती है, तो ये शैल चित्रों से मिलती है। तो पहली लाइन तो यही होनी चाहिए कि प्रागैतिहासिक चित्रकला के बारे में जानकारी हमें मिलती है शैल चित्रों से, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन अबाउट द प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स, information about the prehistoric paintings come from the शैल चित्र, मतलब स्टोन पिक्चर्स, चित्र, पिक्चर्स स्क्रैच्ड ऑन द, ऐसे लगे पिक्चर्स scratched on the stone walls of the caves, गुफाओं के स्टोन वॉल्स, क्योंकि वॉल अलग से नहीं होती थी, ऑफ द केव्स, गुफाओं में ही लोग रहते थे, ज्यादातर मनुष्य गुफाओं में, कंदराओं में रहते थे। तो जानकारी हमको शैल चित्रों के माध्यम से प्राप्त होती है। और पहली चीज, शैल चित्र के बारे में एक चीज जान लीजिए, ऑनलाइन जो लोग जुड़े हैं वो भी समझ लें कि शैल चित्र मानो प्राकृतिक आवास ही रहता था। तो प्राकृतिक आवास में जो सबसे बढ़िया रहने का इनका जो घर था वो गुफाएं ही थी, जो पहाड़ों वगैरह में, पहाड़ियों में गुफाएं, कंदराएं उसके बाद थी, ये दोनों मेन थी। बाकी तो नदियों के किनारे यहाँ सब भी रहते थे। चूंकि आवास हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग पेंटिंग्स पढ़ रहे हैं, क्योंकि पेंटिंग्स के जो एग्जांपल्स मिले, तो जिन गुफाओं में रहते थे तो गुफाओं की दीवारों पर, जैसे मान लो ये कोई गुफा है, यहाँ पर रहते थे, ऐसे यहीं पर रात में कोई काम है नहीं तो करेंगे क्या, इसी पे बैठ करके अपना जो भी इंस्ट्रूमेंट्स है उसे कुछ खोद के बनाते रहते थे, स्क्रैच करते रहते थे, रेखांकित करते रहते थे। स्क्रैचिंग फॉर्मेट में मिला है। इनके जो चित्र हैं वो बहुत ऐसा नहीं डिजाइन करके और वो नहीं बनाए गए हैं, स्क्रैचिंग फॉर्मेट में, ठीक है। जैसे मनुष्य को अगर बनाना हुआ तो ऐसे बनाए हैं, ठीक है, ये उंगली बना दी, ये उंगली, फिर इस पर एक अस्त्र लिए बना दिए, ये ऐसे करके एक सर बना दिए, आंख वाँख बना दिया है ना। अब यहाँ पर कोई अस्त्र लेके, यहाँ पर एक हाथ इसको उठाए हुए बना दिए, है ना, इसमें कोई भी शस्त्र लिए हुए इन्होंने दिखा दिया कुछ भी। अब नीचे बना दिया एक जानवर, ये थोड़ा सा हमको ज्यादा, उनसे ज्यादा खराब बना दे रहे हैं है ना। ये ऐसे बनाए हैं, ये दो पैर, नहीं बनाए उन्होंने ऐसे ही, आप देखो उसमें एनसीईआरटी वगैरह में दिया होगा। ये कुछ ज्यादा ही खराब है, बट पैटर्न यही है। अब इसके नीचे बना दिया एक कोई जानवर बना दिया ऐसे उन्होंने, चार पैर है ना, चारों बना दो, गड़बड़ हो गया। चलो दो उधर छुपे हुए हैं, तो अब थोड़ा नजदीक हो गया है ना। मान लो कोई जानवर है, ऐसे करके बनाया गया, अब इसको मार रहे हैं ऐसे, है ना। तो ये कुछ लग रहा है देखने से कि कोई जानवर है, जानवर नाम लिखाऊंगा कौन कौन से हैं, और उसका शिकार किया जा रहा है। तो जो लोग कर रहे हैं, जो इनका पैटर्न ऑफ लाइफ एक्चुअली वही पेंटिंग भी है। अब थोड़ा सा अंग प्रत्यंग को अलग करने के लिए कि ये सर है, थोड़ा ये हाथ है, ये अस्त्र है, दोनों अब बनाए एक ही तरीके से हैं। जब लाइनिंग खींच के अस्त्र भी बनाना, लाइनिंग खींच के हाथ ही बनाना, तो कैसे पता चलेगा ये अस्त्र इनका है कि इसे दोनों में से हाथ कौन है? तो थोड़ा सा पेंटिंग यानी कलर करके थोड़ा डिफरेंट करने की कोशिश करी है कि ये अस्त्र, ये हाथ है, ये पैर है। थोड़ा सा कलर जो भी उपलब्ध हो सब प्राकृतिक रंग है, नेचुरल कलर है। अभी कोई ऐसी रासायनिक रंग या कुछ नए प्रकार की टेक्नोलॉजी ऐसी कोई
अभी इजाद हुई नहीं है, लॉन्च हुई नहीं कि हाँ कुछ नए रंग आए। जो भी नेचुरल रंग हैं, जैसे लाल और हरे रंगों का ज्यादातर प्रयोग किया गया है। ठीक है। फिर भूमि, एक रंग है गेरुआ रंग। ये मिट्टी का एक प्रकार का कलर होता है। तमाम मिट्टी जो गेरुए रंग की होती है वो ऑटोमेटिक कलर्ड होती है, ब्राउन का है ना, उसको ब्राउन कहते हैं, गेरुआ रंग। तो उस रंग को ले लिया, उस मिट्टी को ही ले लिया, वो कलर बनाना नहीं, उस मिट्टी से ही कलर कर दिया। तो ऐसे ही डिफरेंट, तो ऐसे ग्रीन कलर आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, पौधे वगैरह ज्यादा हरे होते तो वहां से ले लेते हैं। और एक रेड कलर मिल जाएगा, वो जमीन में ही रेड और गेरुआ टाइप का मिलता रहता है मिट्टी के कलर से, सब प्राकृतिक रंग है। gave the right information about culture and pattern of life of about culture and pattern of life of prehistoric human beings, prehistoric human beings। लेकिन इससे प्रागैतिहासिक मानवों के बारे में सटीक जानकारी मिलती थी, लेकिन इससे प्रागैतिहासिक मानवों के बारे में, उनके रहन सहन के बारे में, उनके संस्कृति के बारे में सटीक जानकारी मिलती। कितना हो गया? तो बहुत प्लान्ड तो नहीं था, बट ये इंफॉर्मेशन मिलती थी। ठीक है, अब लिखते रहिए, नहीं ज्यादा समय लग जाएगा, तो फिर बहुत ही कंप्लीट करना है, लिखा जाता है। प्रारंभिक मानव गुफाओं, कंदराओं इत्यादि में आवासीय रूप में रहता था। Primitive human beings lived in the caves, and ये कंदराओं का एक नाम होता है। कंदराओं क्या कहते हैं? कंदरा गुफा टाइप का होता है, दरार जो होती है, गैप्स ऑफ हिल्स। आप फॉर्मेट लिखो, नाम कुछ और है, गैप्स। हाँ, बीच में दरार नहीं होती पहाड़ियों में ऐसे ही, तो वो ज्यादा थोड़ा पहाड़ी, क्योंकि बड़े से पहाड़ होते तो दरार भी उसमें फुट 2 फुट का तो होता ही होगा, 1-2 लोगों को रहने लायक। तो गुफा और कंदराओं में रहता था आदमी। ठीक है, यानी गैप्स में रहता था, इन द हिल्स, गैप्स ऑफ हिल्स। तो प्रिमिटिव ह्यूमन बीइंग्स लिव्ड इन द केव्स एंड गैप्स ऑफ हिल्स। गैप्स, बाकी उसको कंदरा कहते थे, उसको हिंदी में कहते कंदरा। तो उसने चित्रों को उन्हीं शैल दीवारों पर उत्कीर्ण किया। बिल्कुल सटीक मैंने लिखा है एक एक चीज को, और अब बिल्कुल सटीक आप भी लिख लीजिए, ज्यादा शब्दों का प्रयोग मत कीजिए। तो उसने चित्रों को उन्हीं शैल दीवारों पर उत्कीर्ण किया। तो देन हे scratched the pictures on that stone walls। ठीक है, on that stone walls। वैसे तो चित्रकला के अध्ययन के लिए आप चित्रकला को पढ़ना हो, प्रॉपर प्रोफेशनली पढ़ना हो, तो क्या क्या उसके लिए नीड है। तो जनरली इट इज नीडेड टू प्रॉपर स्टडी ऑफ पेंटिंग। जनरली इट इज नीडेड टू प्रॉपर स्टडी ऑफ पेंटिंग, लाइक क्या क्या जरूरी है चित्रकला अगर प्रॉपर पढ़ना हो, प्रोफेशनल? चित्रों का स्वरूप, फॉर्म ऑफ द पिक्चर्स, या स्क्रैच पिक्चर्स लिख लो, फॉर्म ऑफ द पिक्चर्स, कॉमा, उनके बनाए जाने में प्रयुक्त उपकरण, यानी यूज्ड टूल्स इन मेकिंग दैट, उनको बनाए जाने में जो प्रयुक्त उपकरण, इसका भी अध्ययन करना होगा। तो चित्रों का स्वरूप क्या है, मतलब वो मानव के बनाए गए हैं, पशुओं के बनाए गए, प्राकृतिक चित्रण है कि मानवीय चित्रण है, कि युद्ध दिखा रहे हैं, कि भक्ति दिखा रहे हैं, कि
संस्कृत की चीजें, कल्चरल चीजें दिखाना, एक धार्मिक है कि पॉलिटिकली है, मतलब क्या करना क्या चाह रहे हैं, वो बताना क्या चाह, इस स्वरूप का ये मतलब है। समझ गए ना, यही चीज कम समझ में है कि स्वरूप में क्या, स्वरूप में वो करना क्या चाह रहा है। पिक्चर्स कई प्रकार के होते हैं, तो वो फिर उसमें कौन से कैसे बनाए होंगे, दूसरा दिमाग में आता है कि क्या और लिखे, बनाया किससे होगा। तो जो बना है तो पता है आज के समय पेंट से बनाया गया है, ब्रश से बनाया गया है, कई प्रकार के पेंट हैं, पेपर पर बनाया गया है, बोर्ड पर बनाया गया है, इस पर बनाया गया, उस पर। उस समय पर हम सोचेंगे ना कि चित्र कहाँ मिले कहाँ मिले, तो कुल मिलाकर के किससे बनाएंगे। तो उपकरण के बारे में ये दूसरा इशू हो गया, जो अध्ययन का इशू है चित्रकला में, जो हमको पढ़ना है। अब ये पहले पॉइंट आउट कर ले, फिर आगे इसी पर डिस्कस कर लेंगे, काम खत्म हो जाएगा चित्रकला का। यही सटीक तरीका है आंसर लिखने का, ठीक है। एक जगह पॉइंट आउट आप कर लोगे, ये मुद्दा होता है, अगले उसी मुद्दे पर ये यहाँ यहाँ मिला है, बात खत्म। अब उसी पर हो जो क्वेश्चन है, इधर उधर नहीं भटकना है। तो चित्रों का स्वरूप देखना है, बनाए जाने में प्रयुक्त उपकरण देखना है, यूज इंस्ट्रूमेंट्स या टूल्स इन मेकिंग दैट। इसके बाद चित्रों की विषय वस्तु, यानी सब्जेक्ट ऑफ द पिक्चर्स। सब्जेक्ट ऑफ पिक्चर एंड इसी में डालो, एंड अटैच्ड एम आल्सो। उसका विषय क्या है और उद्देश्य क्या है। भाई कोई पिक्चर बना तो उसका कुछ बताने का उद्देश्य होता है कि ये बताना चाह रहा हो, है ना। जैसे कि अब जैसे बहुत सारी पेंटिंग्स होती है, बहुत प्रेम भरी पिक्चर, जैसे लैला मजनू की किसी ने पिक्चर बनाई, पेंटिंग करी, तो उसका एम क्या है, उद्देश्य लोगों को प्रेम का संदेश देना। उद्देश्य क्या है कि प्रेम का संदेश देने का एक पहला उद्देश्य है। विषय वस्तु क्या है, वो प्रेम है, ठीक है। फिर बनाई किससे की अलग बात है, हो गई। तो ऐसे ही, तो विषय वस्तु यानी सब्जेक्ट एंड अटैच एम, उससे जो एम अटैच है वो पेंटिंग का होना चाहिए, जो होना चाहिए वो लिखो। अब वहां पर क्या क्या मिलेगा पाषाण प्रागैतिहास का, वो वहां पर डिस्कस करेंगे कि ये है, ये होना चाहिए। ये अगर आपको चित्रकला पढ़ना है या चित्रकला लिखना है तो इन इन मुद्दों पर आप डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे। अब ये जो टॉपिक आप लिख रहे हैं ना, ये किसी भी कालखंड की चित्रकला के लिए परफेक्ट पाया जाएगा। केवल यहीं के कालखंड के लिए नहीं है। आप मुगल चित्रकला पढ़ो, आप सल्तनत चित्रकला पढ़ो, है ना। तो इस तरीके से सब में सारी विषय वस्तु, कौन कितना किसमें सिमिलरिटी है, बस ये आपको बताना है कि यहां पर ये है, यहां पर ये, यहां पर ये, यहां पर ये नहीं है, यहां पर ये नहीं, यहां पर ये नहीं, ये कमी है, ये अच्छाई है, ये बस। तो प्रयुक्त उपकरण हो गया, चित्रों की विषय वस्तु हो गई, निहित उद्देश्य हो गए। अब अगली चीज और क्या है उसमें देखना, चित्रों में प्रयुक्त रंग को चिन्हित किया गया है, इतनी चीजें हो गई। एंड यूज्ड कलर इन द पिक्चर, मेकिंग ऑफ पिक्चर्स, ठीक है। और रिकॉग्नाइज्ड मतलब इसकी पहचान की जाती है अध्ययन करने में, इन द स्टडी ऑफ, वही लिखा ना शुरू में, तो और रिकॉग्नाइज इसकी पहचान की जाती है। चिन्ह आए, आप मार्क लिख दो, मार्क किया जाता है, ठीक है। ये चीजें मार्क करते हैं पढ़ने के लिए, अध्ययन करने के लिए। पैराग्राफ चेंज कर दीजिए, अब आ जाइए अपने मुद्दे पर। अब पैराग्राफ के रूप में लिखना है, ठीक है। चीजें सारी चीज समेकित करना है, तो सबसे पहले आप नेक्स्ट पैराग्राफ में स्टार्ट कीजिए कि प्रागैतिहासिक मानवों ने बहुत उद्देश्य परक चित्र तो नहीं बनाए। द प्री हिस्टोरिक पीपल्स या ह्यूमन बीइंग्स did not make the very useful and aimful picture, but बहुत उद्देश्य परक चित्र तो नहीं बनाए। यूजफुल एंड एमफुल में उद्देश्य परक दोनों आ गया, ठीक है। चित्र तो नहीं बनाए, बट उससे उनकी कार्यशैली का जरूर पता चलता है। बट डेफिनेटली the working style of those people, the working style of those people
आर रिकॉग्नाइज्ड, उन लोगों के वर्किंग स्टाइल का जरूर पता चलता है। यही बात है। किन कारणों से पता है? आदि मानव है, उनको क्या पता हम क्या बनाए। आदि मानव सभी निकल के अब क्यों बना रहे हैं, प्रेम क्या है, भक्ति क्या है, ऐसा तो कुछ करना नहीं उनको, बहुत उद्देश्य परक नहीं है। अब खरात में खाली बैठे, नींद नहीं आ रहा तो खोद ही रहे हैं, दिवाली बैठ के खोद रहे हैं, तो खोदें क्या? तो अब जो करते थे, भाई चित्र बनाएगा तो आदमी उस समय जो भी काम करता था, जो भी उसके कल्चरल उसकी एक्टिविटी में शामिल, तो वही कुछ करेगा। दिन भर शिकार ही करता था, तो वही उसको पता था, वही बनाता था वो, है ना? तो उससे कार्यशैली का पता चलता है। जैसे प्रारंभिक रूप से वो ज्यादातर शिकार पर निर्भर रहते थे। जैसे प्रारंभिक रूप में ज्यादातर वे शिकार पर ही निर्भर रहते थे। बेसिकली दे वर डिपेंड अपॉन द हंटिंग, they were depend upon the hunting, basically they were depend upon the hunting. So subject of those pictures, so the subject of those pictures were different types of animals. वे शिकार एनिमल का करेंगे ना, तो विषय वस्तु क्या रही होगी? अतः तो उनके चित्रों की विषय वस्तु क्या थे? निर्भर करते थे। तो उनके चित्रों की विषय वस्तु विभिन्न प्रकार के पशु, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स, कॉमा लगाइए, ये बनाया उन्होंने, है ना? कॉमा के बाद उनका शिकार करते हुए मानो जो हाथ में हथियार लिए हुए है, ठीक है, एंड ना लगाओ, कॉमा लगा के आगे बढ़ जाओ। उनका शिकार करते हुए मानो, एंड द ह्यूमन हु वॉज प्रोसीडिंग द हंटिंग, हु वॉज प्रोसीडिंग द हंटिंग विद द आर्म्स, विद द आर्म्स, कॉमा लगा दीजिए, हथियार के साथ मानो जो हंटिंग कर रहा है, प्रोसीड कर रहा है, ये चित्र बनाया। तो पहले तो कुछ जानवर, ये भैंसा है, ये गैंडा है, ये है, ये है ना, यही हो गया। कुछ चित्र ऐसे जिसमें एक सामने जानवर है, पीछे एक आदमी बना हुआ है, हाथ में कुछ लिया हुआ है और ऐसा खड़ा हुआ है जैसे लग रहा है अभी इसको मार देगा, ऐसा बनाया जा सकता है। तो कुछ चित्र ऐसे हैं, दोनों पशु और मानव साथ में हंटिंग करते हुए, तो प्रोसीड करते हुए। कुछ चित्र ऐसे हैं, तो इस पर भी कॉमा लगाइए। ये विषय वस्तु लिख रहे हैं हम, अब अलग से एक एक हेडिंग करके लिखें तो बहुत हो जाएगा, एक ही समेटना है। ये विषय वस्तु लिख रहे हैं हम, क्या है? तो विषय वस्तु एक शिकार करते मानो जो हाथ में हथियार था, मतलब विद आर्म्स, हो गया। अब ये जो हाथ में हथियार ले, इसको दो भागों में आप बांट सकते हैं। कैसे? कुछ चित्रों में पशु पर प्रहार करते हुए दिखाया गया है, कुछ चित्रों में पशु पर प्रहार करते हुए भी दिखाया गया, मतलब वो लिए हुए, एक तो पीछा करते हो गया हंटिंग के लिए प्रोसीड, एक होता कि नहीं मारते, उसको लगा हुआ है हथियार और पशु गिर रहा है, वो मार रहे हैं ऐसे लेटते हुए, ऐसे शिकार करते हुए दिखाया गया। तो कुछ चित्रों में पशु पर प्रहार करते हुए दिखाया गया। तो सम पिक्चर्स आर शोन लाइक अटैकिंग पोजीशन, लाइक अटैकिंग पोजीशन, अटैकिंग पोजीशन लिख के छोड़ दीजिए, उसमें क्लियर हो जाएगा, लाइक अटैकिंग पोजीशन। ठीक है, आक्रमण। अब ये यहां पर कंफ्यूजन है, अटैकिंग पोजीशन, अब मानव के द्वारा अटैकिंग कि जानवर के द्वारा अटैकिंग? नहीं, क्वेश्चन तो उठ रहा है ना। अटैकिंग पोजीशन लिख के छोड़, एक्चुअली हम चाहते थे ऐसा लिखा जाए, क्योंकि यहां शिकार दो है, यहां पर चित्र दो। भाई आप हथियार चला रहे हैं, ठीक है, तो हथियार एक तो मारने के लिए, शिकार करने के लिए चलाएंगे, एक तो अटैक शिकार करना हो गया, प्रोसीडिंग आपने जो लिखा,
एक ये भी हो सकता है कि कभी कभी जानवर ने आप पर अटैक किया हो, उससे प्रोटेक्शन में, डिफेंस में आपने अपनी सिक्योरिटी के लिए आपने हथियार चलाए, तब भी आप मार जानवर को ही रहे, लेकिन वो डिफेंस पर्पज से है, वो शिकार पर्पज से नहीं है। तो ये जो शिकार करते हुए दिखाया गया, जानवर को अटैकिंग पोजीशन दिखाया, ये दो प्रकार से है। एक तो शिकार करते हुए, एक डिफेंस करते हुए। इसको कहीं ना कहीं मेंशन कर लीजिएगा वहीं कहीं, क्योंकि दोनों के जानवर अलग अलग हैं। शिकार किसका करना वो जानवर अलग है, और डिफेंस किसका करना वो जानवर अलग है। अगर कभी गैंडा या जंगली सुअर टाइप का बना हुआ हो और उस पर कोई अटैक कर रहा है, तो आप समझ लो इसका शिकार नहीं कर रहे, उससे बच रहे। शेर बना, हालांकि शेर मिला नहीं है इसलिए मैं नहीं बता रहा हूं हाथी है अगर, तो हाथी से बच रहे हैं, हाथी को मारने नहीं जा रहे हैं। लेकिन सामने अगर हिरन है, बारहसिंघा है ना, बकरी है, भेड़ है, समझ लो आप शिकार। शेरों की बलि न कभी दी गई, बलवेदी पे बकरे चढ़ाए गए, और विषधरों को दूध पिलाया गया, केंचुए कंटिए में फंसाए गए। तो ये तो प्रथा है, रीति है ना। कोई मछली पकड़ने जाता तो केंचुआ उठाता है और कंटिया लगाता, फिर मछली को लालच देता, मछली सांप पकड़ के फंसा के लालच दो मछली को, पकड़ो है किसी की हैसियत। तो विषधरों को दूध पिलाया जाता है, शंकर जी हैं भाई, है नहीं पिलाओगे तो वो फिर काट लेगा वो काट लेगा तो मर जाओगे, खत्म हो जाओगे, वो जहरीला है, उसके पास ताकत है? शेरों को पकड़ के कौन देवी जी की बलि देता है शेर को दे बलि चढ़ा दे तुम्हारा जंगल में। तो बलि चढ़ाना होता देवी जी को खुश करने के लिए, तो बकरी पकड़ के लाते लोग, भेड़ पकड़ के लाते हैं, और देवी जी को चढ़ाने के लिए उसको काटते हैं। कोई शेर को काटा हो कभी बताओ, किसी मंदिर में किसी देवी मूर्ति के सामने? संभव है? तो ये जगत की प्रथा है, इनकी भी वही तो पशु कई है, कुछ पर डिफेंस करते हैं, डिफेंस वाले पशु ये रहेंगे, शिकार वाले पशु वो रहेंगे। पशुओं का नाम भी हम लोग लिखेंगे। तो विषय वस्तु हो गया बारहसिंघा, हिरण। अच्छा एक मिनट, तो कुछ चित्रों पर पराग करते हुए दिखाया गया, मोहन जो पशु क्या लिखा लास्ट लाइन में, शिकार करते हुए दिखाया गया, कुछ पशुओं से सुरक्षा करती, ये नहीं लिखा भी ना? अच्छा आपने लिख लिया, ठीक है। अमूमन जो पशु चित्रित किए गए थे, जनरली द एनिमल्स विच वेयर पेंटेड या स्क्रैच्ड, विच वेयर स्क्रैच्ड, बारहसिंघा, बारहसिंघा को कहते हैं एंटीलोप अंग्रेजी में, हिरण, भैंसा, हिरण को अंग्रेजी में कहते डियर, भैंसा को अंग्रेजी में, ये हमें नहीं पता। भैंस का तो पता है बफेलो, भैंसा को बताओ बफेलो, मेल बफेलो लिख लो भाई। अरे सबका तो रास्ता हर जगह है, ढूंढो तो ई गोट सी गोट भी है, ठीक है। बकरी बकरा, गोट तो बकरी है, बकरा क्या होना है? ई गोट। तो रास्ता हर जगह है, ढूंढना आना चाहिए। तो बफेलो तो मेल बफेलो है वो, अब लिख लो, उसको कोई गलत काट के दिखाए। दूसरा शब्द हो सकता, पर्यायवाची तो होते हैं सिनोनिम्स, मैं मना नहीं करता कि दूसरा वर्ड नहीं है, बट ये गलत है, इस पर तो मैं लड़ जाऊंगा। मेल बफेलो है तो ठीक है। तो भैंसा, फिर गैंडा, राइनोसॉर्स, भैंसा गैंडा, हाँ, बाइसेन बुल सुना है, बट ये बहुत कौन, हाँ ये अंग्रेजों का दिया हुआ वर्ड है, वो समझ भारतीय चीजों को समझ नहीं पाते तो नाम सनाप बोल देते। अब उनको बैल और भैंसा अंतर दिख ही नहीं रहा, बोले दोनों मार रहे हैं, एक काला है केवल, बस इतना अंतर है, एक गोरा है काम दोनों का एक ही है
तो बाइसेन बुल, चलो लिख लो, अंग्रेजी है तो अंग्रेजों की ही माननी पड़ेगी, बट ठीक है वो भी गलत नहीं है, ये भी उतना सही नहीं है, यही तो है बाइसेन बुल, SO है ये, बाइसन। लिख लो, मैं तो ना लिखूं, ये मैं सेटिस्फाई नहीं हूं इस वर्ड से, भले अंग्रेजी का है, अंग्रेजी बुल, यहाँ बैल, यहाँ यार शब्द बड़े चुन चुन के रखे जाते हैं, यहाँ ऐसे अनाप शनाप नहीं। बैल भैंसे का मतलब, अरे भैंसा तगड़ा हो तो मार डालेगा वो, बैल समझदार होते हैं, गाय के बेटे हैं वो, गाय समझदार होती, बैल थोड़ा समझदार होते हैं, गुस्सा नहीं है उनको मना दना लो ठीक चल जाएगा, वो समझदार होता नहीं वो वो प्रेम भी बहुत करता है बहुत, लेकिन अगर गुस्सा आ गया दिला दिया तो वो मार डालेगा, छोड़ेगा नहीं, रिक्वेस्ट कोई नहीं सुनता वो। बैल और भैंसे में ही अंतर है कि बैल रिक्वेस्ट सुन लेते हैं, भैंसा नहीं सुनता रिक्वेस्ट वो तो बस यही देखता है कि आपने बचपन में उसको खिलाया पिलाया है कि नहीं खिलाया, अगर खिलाया पिलाया है तो वो लास्ट तक भूलेगा नहीं, वो बिल्कुल मारते आते आते आपको अगर पहचान गया तो फिर छोड़ देगा, ये आदमी मुझे बहुत खिलाया है क्या, तो वो मुद्दा नहीं है यहाँ का यहाँ जानवर को लिखा तो भैंसा है, गैंडा है, राइनोसरस, भेड़ है, बकरी है इत्यादि, यही सब बनाए गए हैं, ये चित्र हैं, ठीक है। तो बाकी चीजें क्लियर है, कुछ का शिकार करते हुए दिखाया गया, कुछ से डिफेंस करते हुए। अब इसमें अगर आपसे पूछे कि मैं डिफेंस किस पशु से कर रहा था, मानो भाई गैडेस डिफेंस ही करेगा, वो खतरनाक है, उसका शिकार नहीं होता, वो खुद शिकार खुद करता है वो, तो गैंडा शिकार से बचेंगे, इससे डिफेंस करेंगे, भैंसा भी इससे भी बचेंगे बचेंगे, हाथी लिख लो, भूल गए, हाथी है उस समय मिला है, हाथी से बचेंगे डिफेंस करेंगे, तो भैंसे से बचेंगे, गैंडा से बचेंगे, इससे डिफेंस करेंगे, हाथी से भी डिफेंस करेंगे, हिरण भेड़ बकरी सब मारेंगे, बारहसिंघा को भी मार ही देंगे लोग, ठीक है। ये हो गया, तो ये इनकी विषय वस्तु हो गई, और जो जानवर बनाए गए वो जानवर हो गए, ठीक है। थोड़ा सा अपने में और अच्छे से मेंशन करके लिख लीजिएगा, हमने तो केवल फैक्ट्स दे दिए इसमें, ठीक है। तो इन चित्रों में बहुत चित्रों का शिकार करते हुए दिखाया गया, कुछ पशुओं सुरक्षा करते हुए दिखाया गया, जैसे कि अब हाँ एक और जंगली सुअर है, कुछ पशुओं जो सुरक्षा करते हुए दिखाया गया, जिसमें जंगली सुअर है, गैंडा है, हाथी है। अरे यार भेड़ और बकरी में डिफरेंस है भैया, अरे वो पेंटिंग करके वो कलर वलर कुछ लगाए हैं ना, जैसे भेड़ तो वाइट छोड़ देते हैं उसको, है ना, वो ज्यादातर वाइट ही होती है फूल वाली, और बाकी को बकरी तो कलर्ड होती है यार, बकरी कई कलर में होती है, बकरी बकरा वो ब्राउन भी होती है, ब्लैक भी होती है, ब्लैक एंड व्हाइट भी होती है ना, बकरी कई कलर में होती है, डिफरेंट करने के लिए तो कलर यूज किया है, ये है? फिर सींग थोड़ा सा, नहीं सींग तो थोड़ा सा, हाँ सींग का डिफरेंस, बकरे के जो सींग होते हैं, सॉरी बकरी बकरे दोनों सींग होते हैं, बकरी के छोटे होते हैं लेकिन सींग होते हैं, बकरे के बड़े होते हैं, ठीक है। लेकिन भेड़ में तो जो फीमेल है उसके सींग होती है नहीं, केवल मेल के सींग होती है भेड़ में केवल जो मेल सीप है उसको ही सींग होती है, फीमेल को नहीं होती, सीप दोनों है, ठीक है। तो ये सब है डिफरेंस, तो कर लेते हैं, वो कलर यूज किए तभी आप समझो कुछ डिफरेंट करने के लिए किए हैं, ठीक है। तो लिखने हैं आपको, बाकी वो कैसे समझते थे आपको शो नहीं करना है, कलर डिफरेंट टाइप यूज करने का मतलब है कुछ अलग दिखाना, तो अलग क्या दिखाएंगे, यही सब दिखाएंगे कि ये बकरा है, ये भेड़ है भाई, बाकी कुछ चीजें तो ऑटोमेटिक डिफरेंट हैं, अब जैसे गैंडा और भैंसा ले आओ, बाकी शरीर से देख लगते हैं, लेकिन जैसे नाक पे उसकी सींग है ना, भैंसे की नहीं होती है, तो उसमें कलर लगाओ न लगाओ ऑटोमेटिक डिफरेंट है। अभी लेकिन सींग हटा दो नाक से गैंडे के, तो भैंसा गैंडे में अंतर ही न पता पर को, दोनों लगभग एक ही डिजाइन के, लगभग कुछ तो डिफरेंट है बट लगभग एक ही डिजाइन के, वो ज्यादा शक्तिशाली होता है गैंडा
इत्यादि। ये इनसे सुरक्षा की गई, बाकी की गई, हो गया कंप्लीट। अब ये चित्रों को बनाने की जो तकनीक है, अगली पैराग्राफ में, चित्रों को बनाने की तकनीक रेखीय थी। रैखिक या रेखीय, स्क्रैच, रेखीय, स्क्रैच स्टिक, रेखीय, बना लो शब्द को, क्या करना है। लाइनर, लीनियर, फिर उसको कहिए लीनियर, हाँ ठीक है, लीनियर कह दीजिए। हाँ ये वर्ड है, फिजिक्स में देखा गया है, वो अच्छा शब्द है, रैखिक गति, लीनियर मोशन, है ना। हाँ, लिनियर, लाइनर, लिनियर तो रैखिक होती, क्योंकि वो फिर चित्र बना दो, एक तो होता स्क्रैच करके फिर उसको डिजाइन करके ऐसे ऐसे उंगली बनाना, फिर है ना, जैसे हाथ बनाना हुआ था, ऐसे लाए फिर ऐसे 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 उंगली बना के तो ये करके लेके गए, तो ये क्या हुआ, ये पंजा टाइप का है, ये पूरा एक अंग है। इतने में तो वो रेखा में दो अंग बना देंगे, एक रेखा एक अंग के लिए, दूसरी रेखा दूसरे अंग के लिए, ये रैखिक है, ठीक है। अब ये पूरा हो गया, ये तो हो गया स्क्रैच टेक्नोलॉजी नहीं है ये स्क्रैच टेक्नोलॉजी है, हाथ ही भी है, लाइन खींच के लाइन उंगली में दे, हाथ टाइप का लग रहा है ना, ये स्क्रैच टेक्नोलॉजी है। तो चित्रों को बनाने के लिए रेखीय तकनीक का प्रयोग किया उन्होंने, ठीक है। दे यूज्ड द लीनियर टेक्नोलॉजी इन मेकिंग ऑफ द पिक्चर्स। दीवारों को खोदकर चित्रों को रेखांकित किया गया था, ठीक है। द वॉल्स वेयर स्क्रैच्ड बाय एक्सकेवेसिंग, नहीं वो तो फिर ज्यादा बड़ी खुदाई हो गई, स्क्रैपिंग, स्क्रैपिंग, दिस इज द राइट वर्ड, वो स्क्रैपिंग है ना, वो करते नहीं, हाँ रगड़ रगड़ के, खोद करके रेखांकित किए गए थे। अब मुद्दा ये है कि ये रेखा जो खोद खोद के बनाई गई थी, किस वस्तु से बनाई गई थी, वो वस्तु क्या थी, क्योंकि वो विषय भी जरूरी है, किस चीज से पेंट की जा रही, बनाया जा रहा है। तो इसमें लिखे, इनको बनाने में ज्यादातर बिदारणी या क्लीवर जैसे औजारों का प्रयोग किया गया था। मोस्टली cleaver like instruments were used in making of those pictures, इन पिक्चर्स को बनाने में क्लीवर को हिंदी में विदारणी कहते, तो क्लीवर्स को अंग्रेजी में क्लीवर लिखेंगे, क्लीवर या विदारणी, वो मैंने बना के बताया आपको, नुकीले नुकीले होते दोनों साइड में, उससे उसका प्रयोग किया गया था, ठीक है। चित्रों में अंग प्रत्यंगों को अलग दिखाने के लिए रंगों का प्रयोग मिलता है। कौन किस लिए, बस इसको, चित्रों में अंग प्रत्यंगों को अलग दिखाने के लिए रंगों का प्रयोग मिलता है, ठीक है। देयर फाउंड द यूज ऑफ कलर्स टू शो द डिफरेंस इन ऑर्गन्स, ठीक है। अंगों को अलग अलग दिखाने के लिए, डिफरेंस दिखाने के लिए कलर्स प्रयोग किया, अंग प्रत्यंग को अलग दिखाने के लिए चित्रों का क्या, कलर्स का प्रयोग किया गया है, चलता है। ज्यादातर लाल हरे एवं गेरुए रंग का प्रयोग किया गया है। मोस्टली दे आर यूज द कलर ऑफ रेड, ग्रीन एंड व्हीट। गेरू मिट्टी होती है, हाँ हाँ, गेरू मिट्टी होती, गेरुआ रंग जिसको, हाँ। अरे मैं इसकी अंग्रेजी बता देता हूँ, रुको, मेरा सेंस ऑर्गन काम कर रहा है। एक था गैरिक मृदभांड, गेरुए रंग का मृदभांड मिट्टी के बर्तन, जिसको कहा जाता था ओसीपी, ओकरे कलर्ड पोट्री। तो ओकरे कलर जो होता है, ये गेरुआ रंग होता है, शुद्ध अंग्रेजी जानो आप।
ओकरे, OCHARE, ओकरे, एक को कहते गेरुआ। ये मिट्टी का भी फॉर्मेट है, गेरुआ रंग, ओकरे कलर, ठीक है, ओकरे कलर। लेकिन गेरुआ लिख लेना अगल बगल, नहीं भूल जाओगे अंग्रेजी वाली, क्योंकि ये आर्कियोलॉजी से लिया गया शब्द है, ये ज्यादातर डिक्शनरीज में मेंशन नहीं मिलेगा इस रूप में, ठीक है। तो गेरुआ रंग, तो हरे, लाल और गेरुए रंग का ज्यादातर मोस्टली प्रयोग किया गया है, यही तो लिख लिया ना, प्रयोग किया गया है। मिश्रित अथवा रासायनिक रंगों का भी पता नहीं चलता है, मिश्रित अथवा रासायनिक रंगों का भी पता नहीं चलता है। देयर डू नॉट नो द मिक्सचर कलर्स और केमिकल कलर्स, ठीक है। देयर डू नॉट टू नो, ऐसा है, नो नहीं टू नो लिख लो तो जानना, ये ज्यादा सही है। रासायनिक रंगों का और मिश्रित रंगों का पता नहीं चलता है, ठीक है। अभी केवल प्राकृतिक रंग ही उपलब्ध थे, नाउ, अभी केवल प्राकृतिक रंग ही उपलब्ध थे, नाउ ओनली नेचुरल कलर्स आर अवेलेबल टू, अवेलेबल, वॉज अवेलेबल, बस टू, वो कुछ नहीं, वेयर अवेलेबल, ठीक है, वॉज नहीं, वेयर, प्राकृतिक या नेचुरल कलर ही अवेलेबल थे, प्राकृतिक कलर, प्राकृतिक मतलब जो ऑटोमेटिक है, ठीक है, जिसमें लाल हरे यही है, और तो है नहीं, बाकी सब मिला मिला के बनाए गए हैं एक दूसरे में, इसमें ये, ठीक है। लाइट कट गई क्या, कोई बात नहीं, आवाज आ रही ना उधर ऑनलाइन में। कनिका, आप कल बता रही थी, हमने ध्यान नहीं दिया कि आवाज आ रही, तो लिख दो जरा सा कि आवाज क्लियर जा रही कि नहीं जा रही, ये जो भी है। तो ज्यादातर हो गया। कलर का भी कौन कौन से रंग का प्रयोग किया, कौन औजार का प्रयोग किया, कौन सी चीजें बनाएगी, विषय वस्तु वगैरह हो गया। अब चित्रों के बारे में जानकारी, सोर्सेस कहां कहां से मिले हैं, ठीक है। अब इसमें लिखिए, चित्रों के बारे में जानकारी हमें शैल चित्रों के रूप में मिलता है, ये तो पहले भी लिख चुके, लेकिन फिर एक बार मेंशन करो, चीजें मेंशन करनी है। चित्रों के बारे में जानकारी हमें शैल चित्रों के रूप में मिलता है। द इंफॉर्मेशन अबाउट पिक्चर्स वेर फाउंड फ्रॉम द पिक्चर्स फ्रॉम स्टोन वॉल, ठीक है। गुफा चित्र कह लो यार, केव पिक्चर्स, ठीक है। रॉक, हाँ रॉक भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, चट्टानों पर, हाँ रॉक पिक्चर्स भी चलेगा, सब चलेगा, ठीक है। मध्य प्रदेश के भीम, अब कहां कहां से क्या मिला है, जो सोर्सेस है, मध्य प्रदेश के भीमबेटका से करीब 623 गुफाएं मिली हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश के भीमबेटका से करीब 623, 623 गुफाएं मिली हैं। देर फाउंड अप्रॉक्स 623 कैप्स फ्रॉम द भीमबेटका, फ्रॉम द भीमबेटका ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। विच वॉज डिस्कवर्ड बाई BS बांकड़, जो BS बांकड़ के द्वारा खोज किया गया था, विच वॉज डिस्कवर्ड बाई BS बांकड़, मैं लिख दे रहा हूं, BS बांकड़, ये B है यार, BS बांकड़, ठीक है, BS बांकड़। भीमबेटका की गुफा की खोज BS बांकड़ ने की थी,
ये फैक्ट है कि जाने रहिएगा, कभी पूछ लिया जाए बाय द वे कि भीमबेटका चूंकि इंपॉर्टेंट है, किसने करी थी, तो ये चीज, ये बांकड़ है, कहीं कहीं बारकर भी लिखा मिलता है। बारकर मैंने किसी जाति या किसी मनुष्य से जल्दी सुना नहीं, एक आध जगह देखा, बाकी बांकड़ ज्यादा जगह देखा, तो मैंने कट कर दिया उसको, बारकर लिखा नहीं। हालांकि बारकरी समुदाय भक्ति मूवमेंट में एक बार महाराष्ट्र के बारे में सुन, वहां बारकरी धारकरी महाराष्ट्र, वहां के लिए सुना गया था, तो वहां बारकर हो सकता है, बट ये कहा वहां महाराष्ट्र से तो नहीं। तो चले जा रहा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं उसके बारे में करना। बीएस माकड़ ने इसकी खोज की थी, भीमबेटका की गुफाओं की करीब 623 गुफाएं मिली, जिनके दीवारों पर ऐसे चित्रण प्राप्त होते हैं। ठीक है, जिनकी दीवारों पर ऐसे चित्रण प्राप्त होते हैं। ठीक है, लाइक सच पिक्चर्स वी आर फाउंड फ्रॉम दैट, फ्रॉम like such pictures we are found from, या we are printed या scratched on the caves wall, on the caves wall, गुफाओं के दीवारों पर ऐसे पिक्चर्स प्राप्त होते हैं। लिख लिया, छूट तो नहीं रहा किसी। चित्रकला का यह प्रमाण सबसे प्रमाणित और स्पष्ट माना जाता है। चित्रकला का यह प्रमाण, इस काल की चित्रकला में बात की जा रही नहीं, पूरे इतिहास की चित्रकला में सबसे प्रमाणित, ऐसा नहीं सोचना है, पर आगे ऐतिहासिक चित्रकला की बात की जा रही। ठीक है, कि दिस एविडेंस ऑफ द पेंटिंग ऑफ दिस पीरियड, नोट कर लीजिए, कंफ्यूज होने में कौन सा टाइम लगता है। ऑफ दिस पीरियड is considered as most proved, ठीक है, सबसे ज्यादा प्रमाणिक, एज मोस्ट प्रूव्ड माना जाता है। तो यह है। बाकी अदर एविडेंसेज ऑफ द पेंटिंग वे आर फाउंड फ्रॉम द साउथ, फ्रॉम लिखिए फिर आगे, वे आर फाउंड फ्रॉम द कर्नाटक, हैदराबाद एंड तमिलनाडु फ्रॉम साउथ इंडिया, कर्नाटक, हैदराबाद एंड तमिलनाडु फ्रॉम साउथ इंडिया। चित्रकला के अन्य उदाहरण या साक्ष्य दक्षिण भारत के कर्नाटक, हैदराबाद और तमिलनाडु से मिले हैं, क्योंकि वहां से भी गुफाएं मिली हैं। मिले हैं मतलब समझ लो वहीं फुल स्टॉप लगाओ, लेकिन जाने रहो कि वहां से भी गुफाएं मिली हैं, केव्स मिले, वहां पर इससे चित्रण मिले हैं। ठीक है, तो से मिली हैं। ठीक है, उत्तर भारत में भीमबेटका के अलावा जम्मू कश्मीर के बुरजोम, उत्तर भारत में, ये तो साउथ का हो गया ज्यादातर, भीमबेटका के अलावा, भीमबेटका हालांकि उत्तर भारत का नहीं मध्य भारत का है, लेकिन ना ये दक्षिण में है ना, तो अब उत्तर में काउंट करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि पाले में तो इसी क्या आता है। ठीक है, तो भीमबेटका के अलावा उत्तर भारत में, ऐसा लिखिए, भीमबेटका के अलावा उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर के बुरझोम तथा गुपकराल से, जम्मू कश्मीर के बुरझोम तथा गुपकराल से, बिहार के चिरांद से, असम के दाउजली हार्डिंग से, असम के दाउजली हार्डिंग, हार्डिंग से, तो जम्मू कश्मीर के बुरझोम और गुपकराल से, बिहार के चिरांद से। ठीक है, लिख लिया, असम के दाउजली हार्डिंग से हमें शैल चित्रों के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, तो भीमबेटका के अलावा इंस्टेड ऑफ भीमबेटका
द एविडेंस ऑफ रॉक पिक्चर्स, the evidence of rock pictures were found from Burjhom and Gupkaral from Jammu Kashmir, comma, Chirant from Bihar, comma, Daujali Harding from Assam, comma, comma नहीं फुल स्टॉप, आल्सो लगा के, ठीक है, आल्सो फुल स्टॉप हो गया। तो यहां से भी शैल चित्र मिले हैं, ठीक है, ओके। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और बांदा जिलों से भी शैल चित्रों का पता चलता है। उत्तर प्रदेश का भी नोट कर लीजिए भाई। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और बांदा जिलों से शैल चित्रों का पता चलता है, ठीक है। देयर फाउंड द रॉक पिक्चर्स फ्रॉम मिर्जापुर एंड बांदा डिस्ट्रिक्ट्स, मिर्जापुर एंड बांदा डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ यूपी, ठीक है, क्लियर। अब लास्ट लाइन आप नोट कर लीजिए, भीमबेटका की गुफाएं एवं शैल चित्रों को, ये इंपॉर्टेंट भी है, प्री के लिए भी है, पूछा भी जा चुका, पूछा भी और जा सकता है, ये भी मैं बता दूं, रिपीटेबल क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है। भीमबेटका की गुफाएं एवं शैल चित्रों को 2005 में 2005 में यूनेस्को ने विश्व विरासत की सूची में, यूनेस्को ने विश्व विरासत की सूची में शामिल किया है, ठीक है, कब? 2005 में, ठीक है। तो द केव्स एंड रॉक्स पिक्चर्स ऑफ भीमबेटका have been included in the heritage listing of UNESCO, heritage listing of UNESCO in 2005, ठीक है, क्लियर। तो इसको कर लिया गया, ये रिजर्व है अभी भी, विश्व हेरिटेज में इसका नाम आता है, भीमबेटका की गुफाओं को। हाँ बस ही है, हो गया, खत्म, कंप्लीट हो गया। तो ये चित्रकला मैंने आप लोगों को लिखवा दी, ठीक है। इसको अपने हिसाब से और सिस्टम से लिख लीजिएगा, भाषागत रूप से, हालांकि ये सिस्टम से ही है, ठीक है, लेकिन आप चाहो तो और कर सकते हो, अभी गुंजाइश भी है, ऐसा नहीं गुंजाइश नहीं है, बट ये ठीक ठाक। चित्रकला में हमने मैक्सिमम चीजें डाल दी है, वर्ड भी इसमें 300 से ज्यादा ही होंगे, तो जानबूझ के किया गया है ताकि कम होते होते 250 बचे रह जाए, ठीक है। ये टॉपिक ऐसा है ना, जैसे कुछ चीजें हैं जो होती नहीं, जबरदस्ती जब पूछी जाती है ना, तब फिर अपसेट होता है दिमाग। तो चित्रकला वगैरह के बारे में लोग पूछ रहे हो, साइंस टेक्नोलॉजी के बारे में पूछ रहे हो, उस समय कौन सी साइंस टेक्नोलॉजी हम बता दे भाई, उस समय की कौन चित्रकला बता दे, कौन सा वो जहांगीर वहां पर बस रहा है, उस समय कौन सी पेंटिंग बताई भाई। लोग बैठ के कुछ ना कुछ खुरद रहे हैं, दीवार खराब कर रहे हैं, वो अपनी वाली शिकार कर रहे हैं, ये जानवर है वो मार रहे हैं, हाथ में हथियार लिए, बस यही पेंटिंग है, 3 लाइन की बात है, इसको 300 शब्द कहां से दोगे? 3 लाइन की बात है, काम भीमबेटका से मिला, चलो 10-15 और यहां से मिला, यहां से मिला, यहां से मिला, बात खत्म हो गई। चलो 2-3 शब्द और बढ़ा दो, वो लाइन, वो ये कलर, हरा कलर, लाल कलर, ये कलर, एक शब्द और बढ़ा लो उसमें, क्लीवर। तो चीजें सिस्टमेटिक बनाने में, उसको और ऑथेंटिक उस रूप में तो होता है ना, कुछ टॉपिक कहीं से रेलिवेंट होते पूछे जाए, कहीं से रेलिवेंट, ये चित्रकला वगैरह यहां से रेलिवेंट नहीं है एज ए क्वेश्चन, लेकिन मुद्दा यह है कि अब चीजें वहीं से वो उठाई जा रही जहां से आप सोचोगे यार ये यहां कैसे हो सकता है, तो समस्या आती है। तो टॉपिक खत्म हुआ। अब इसमें मैक्सिमम चीजें हमने कर दिया प्राग इतिहास में। एक चीज यहां पर डायग्राम 5-7 मिनट का काम था, लेकिन मैं करूंगा नहीं, आप डरिए मैं, वो मैप बना करके और डायग्राम देके पॉइंट कर देना कि कौन कौन से साइट्स थे, वो भौगोलिक विस्तार, ये 10 मिनट का काम है, मैं करके कल एंड कर देता हूं इसको, ठीक है। तो खत्म ही मानो प्राग इतिहास, हम लोग सिंधु सभ्यता पढ़ेंगे, इसको खत्म करने के बाद मतलब करेंगे, जो भी 10-15 मिनट लगेगा इसमें, ठीक है।
इस तरीके से प्री हिस्ट्री हो गया। बाकी जितने टॉपिक्स पॉइंट्स मैंने दिए शुरू में, उस सब पर हमने सारी जानकारी आपको दी है, जितना हो पाया मैंने लिखाया भी है। सब पर आपको हर एक दिन एक एक बढ़िया से लिख के लाना है, नोट्स टाइप का। वो क्वेश्चन है समझो, या आपको टारगेट दिया गया इस पर लिखने हैं, कम 300 शब्दों से कम नहीं लिखने हैं, उससे ज्यादा हो जाए तो चलेगा। चाहे वो आपका इशू है, इस इशू पे लिख के लाओ, चाहे उसको आप क्वेश्चन समझो, उसको हर एक करके कंप्लीट करना है।